गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट। चलो बच्चों, 2 क्लास हमारी हो चुकी है और उसमें हमने गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के बारे में एक तो चैप्टर का नाम ही हमने समझा था, जहाँ पे गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी 2 चीजें हमने समझी थी। फिर हमने डिटेल में देखा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसके रिगार्डिंग छोटे छोटे पॉइंटर्स हमने पढ़े। ठीक है ना, कि कब प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन प्रेजेंट करता है, कितने दिनों के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए, उसके अंदर नंबर एस्टिमेटेड होते हैं कि एक्चुअल्स होते हैं, है ना। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, फिस्कल ईयर बोलते हैं। कब से शुरू होता है, कब में खत्म होता है। गवर्नमेंट जो उसमें एक्सपेंडिचर और जो इनकम रिसीट्स लिखती है वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग लिखती है। ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब ऑब्जेक्टिव होता है तो कैसा बजट बनाते हैं, तो सारे बच्चों को पता है, सरप्लस बजट बनाते हैं। और जब क्या होता है, जब गवर्नमेंट को क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है, तो उस केस में हम डेफिसिट वाला बजट बनाते हैं। और इससे फिर हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी कंट्रोल होती है। खैर उसकी बात मैं अभी करूंगा। फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। से यस और नो? बिल्कुल। 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चों किसके, गवर्नमेंट बजट के। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो उसके पीछे बैकएंड में 6 रीजन रहते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है ना। उसमें से अपन लोग 3 पढ़ चुके थे। कितने पढ़ चुके थे? 3, और 3 और पढ़ने बाकी है। तो करें स्टार्ट। हाँ जी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिसोर्सेज हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं उन्हें उधर से निकाल करके ऐसी जगह लगाती है जो सोसाइटी के वेलफेयर में है। तो जो पहले लगे हुए थे वो कहां पे लगे हुए थे? हाँ, जो हार्मफुल गुड्स है ये जो सोसाइटी के फेवर में नहीं है वो वहां पे लगे हुए थे। और उन्हें प्रॉपर मैंने आपको समझाया था कि कैसे क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, रिसोर्सेज को मूव कराती है एक जगह से दूसरी जगह। और उसके बच्चों 2 तरीके होते हैं, बाय प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, और दूसरा अगर सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट खुद ही प्रोडक्शन करती है। और यहाँ पे हमने सब्सिडीज देखी थी कि सब्सिडीज क्या होती है। सब्सिडीज आर द डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। ये हमने देखा था। एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट बजट बना करके जो इनकम इनइक्वालिटी हो रखी है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, बीच का ये आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का गैप दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गवर्नमेंट ये खत्म तो नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट, भारत की सरकार तो छोड़ो, कोई भी सरकार इस गैप को क्या नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। बट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस गैप को कम कर सकती है। और कम कैसे करेगी? हाँ जी, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ज्यादा टैक्स इंपोज करके, और किसके ऊपर खर्च करके? बोलो, जो पुअरर सेक्शन है सोसाइटी का उनके ऊपर खर्च करके। जब अमीर के ऊपर, रिचर सेक्शन के ऊपर टैक्स लगेगा तो वो थोड़ा नीचे आएगा। से यस और नो? और जब जो पुअरर सेक्शन है सोसाइटी का उसके वेलफेयर के लिए काम होगा, सरकार उसके ऊपर खर्च करेगी, उसकी जरूरतें पूरी कराएगी, या उसको कंसेशन वगैरह देगी टैक्स में, है ना, या उसको रिबेट देगी। देयर आर सो मेनी मेथड्स। ठीक है ना। तो उस केस में ये इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा नीचे आ रहा है और ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो ये जो गैप है ये क्या होएगा, कम होएगा। ये हमने देखा था किसमें बच्चों, दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव में। कौन सा? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। और फिर हमने तीसरा ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, साइकिल्स रहते हैं, डिफरेंट साइकिल्स रहते हैं, फेजेस रहते हैं। कभी इकोनॉमी बूम पे होती है, कभी रिसेशन में होती है, कभी डिप्रेशन में होती है,
कभी कभी रिकवरी कर रही होती है, कभी कभी क्या, सिंपल सी बात है कि अगर इकोनॉमी किस में जाएगी, रिसेशन में जाएगी, एंड देन वर्स्ट केस में डिप्रेशन में जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल रिकवरी में तो आनी ही है ना। फिर बूम पे जा सकती है, वापस से डाउनफॉल में जाकर के फिर रिकवर, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स चलते रह सकते हैं। yes or no? अच्छा, कोई भी कंट्री के अंदर अगर ये जो फ्लक्चुएशंस है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है, ये अगर बहुत ज्यादा होंगे, अप डाउन बहुत ज्यादा होंगे, तो क्या वो उस देश के लिए, उस देश की सरकार के लिए वो सही चीज है या गलत चीज है? गलत क्यों है? यहाँ पे तो नहीं लिखा कहीं पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गलत क्यों है। हाँ जी, क्यों गलत है, बोलो। मार्केट में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक माहौल ही नहीं बनेगा, एनवायरनमेंट ही नहीं बनेगा। हाँ जी, हर एक जो इन्वेस्टर है, इवन वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ना, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, हर एक बंदा क्या करेगा, स्केप करेगा, क्या करने में से, इंडिया में इन्वेस्ट करने से। बिकॉज उसकी बुरी किस्मत में उसने अगर यहाँ पे टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 1000 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए, एंड बाय चांस फ्लक्चुएशन इतने ज्यादा है कि अगले एक महीने तक इकोनॉमी इतना डिप्रेशन में चली गई, रिसेशन में जाकर के इतना डिप्रेशन में चली गई कि उसकी 1000 करोड़ की अमाउंट 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ ही रह गई। आप मुझे बताओ, है ना, जहां पे उसके पास कंपैरिजन करने के लिए दूसरी कंट्रीज होगी, उसके दूसरे दोस्तों ने, दूसरे इन्वेस्टर ने कहीं और पैसा लगाया, बोले हमारे 1000 के कितने हो गए, हमारे 1000 के 1300 करोड़ हो गए, 1600 करोड़ हो गए। ये देख, भारत में इन्वेस्ट किया तूने, कितने हो गए, 1000 के 200 करोड़ रह गए। बोला था ना तेरे को भारत में इन्वेस्ट नहीं करने का, बिकॉज फ्लक्चुएशन। ऐसे मैं भारत की एग्जांपल दे रहा हूँ, रियलिटी में ये एग्जांपल आप किसके लिए ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, पाकिस्तान के लिए। किसके लिए? वहां पे इंसान जाता है, वापस नहीं आता, इन्वेस्टमेंट करता है ना एक बार, तो अपना पैसा रिकवर, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बेसिकली प्रॉपर चलती ही नहीं है ना। गवर्नमेंट को चलाने में जो इंटरवेंशन होता है टेररिस्ट का होता है। किसका होता है? भैया सरकार नहीं चलेगी ऐसे, ठीक है ना, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, आपकी सरकार भी गिर सकती है। तो गवर्नमेंट बजट बना करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का काम करती है। वो जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, उनको स्टेबल करती है। क्या करती है? स्टेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज का बच्चों नया टॉपिक चालू करते हैं। नया टॉपिक इन द सेंस नई हेडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो सेम ही रहेगा, हेडिंग नहीं है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। नमन भैया हम एक काम कराओ ना, आप ना जो पुराने वाले जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ना, जो हम पढ़ चुके, उनकी बस हमारे से हेडिंग पूछ लो, ठीक है ना, उसके बाद पढ़ा देना। अरे बच्चों कैसी बात कर रहे हो, बता दो ना आप। फर्स्ट वन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड द फोर्थ वन इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बच्चों हुआ यूं कि लास्ट वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग तो हुई है, लेकिन ऑडियो नहीं आई है, ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वाली क्लास तो शायद आपको मिल चुकी होगी, आपने देखी भी होगी अगर थोड़ा बहुत, अगर आपको कोई डाउट होगा तो। लेकिन सेकंड वाली के लिए मेरे से मत बोलना, उसमें थोड़ा ऑडियो इश्यू हो गया। अब उसे दोबारा मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बाद में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, दो बुलेट लिखे हुए हैं, मेरा 1 मिनट का काम है इसको समझाने का, कोई उसकी इंग्लिश की हिंदी कर दूंगा, है ना। आप वो वैसा चाहते हो क्या, इसके लिए कुछ और समझना चाहते हो? बोलो भैया। ऑब्वियस सी बात है कि हम तो सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश की हिंदी तो हम अपने घर पे भी कर लेंगे। चलो, अगर आप दूसरे ऑप्शन के लिए जाते हो, तो उस पे जाने से पहले मेरी एक बात का आपको जवाब देना होगा, ठीक है ना। और सवाल मेरा ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? व्हाट इज द, वेरी गुड, government company is that company in which government hold at least 51%, 50% or 51%. So what is the limit of 50%? For which topic it may be considered as 50%? There is a one topic, अभी नाम नहीं बोलूंगा मैं, आप ही बता दो मेरे को। एक जगह आपने लिमिट पढ़ी होगी बिजनेस स्टडीज में 50% की, मतलब ऐसा मोर देन 50%, और एक जगह लिमिट पढ़ी है आपने एटलीस्ट 51%। तो मैं आपको थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट भी कर पाओ। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी? नहीं पढ़ा? होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी,
पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी नहीं पढ़ा आपने? अजीब बात है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, सुनो अभी बच्चों, एक तो होती है पेरेंट कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना? या आप होल्डिंग कंपनी बोलो, सब्सिडरी कंपनी। माने आज एक मेरी कंपनी है नमन जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, और एक कोई दूसरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने उस कंपनी के कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 50% से ज्यादा मैंने क्या कर लिए, उसके शेयर खरीद लिए। क्या खरीद लिए? 50% से ज्यादा। बात समझ में आ रही है? 50% से कितने भी ज्यादा हो, तो बच्चों वो कंपनी मेरी बच्चा कंपनी बन जाएगी। कौन बन जाएगी? बच्चा कंपनी। और बच्चा कंपनी को बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। जैसे सब हेडिंग बोलते हैं ना अपन लोग, सब हेडिंग, हेडिंग की सब हेडिंग, ऐसी ही सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी मेरी। और अगर सामने वाली कंपनी में मेरी होल्डिंग, मतलब उस कंपनी के मैंने 100% शेयर क्या कर लिए, खरीद लिए, तो वो क्या हो जाएगी? होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या हो जाएगी? होली ओन्ड सब्सिडरी। नाम से डिफाइंड है ना, होली ओन्ड सब्सिडरी। मैं लिख के बताऊं क्या आपको? होली ओन्ड सब्सिडरी। समझा क्या आपको? होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब वो पूरी की पूरी किसकी है? पेरेंट की है। किसकी है? पेरेंट की है ना? उसके ऊपर केवल और केवल हक किसका है? पेरेंट कंपनी का, मुझे हक है ना? बाकी और किसी का हक नहीं है, बिकॉज उसमें 100% शेयर होल्डिंग किसकी है? हमारी है। से यस और नो? अच्छा, आपको दो चीजें पता चली, एक तो सब्सिडरी कौन होती है और पेरेंट कौन होती है, एक कॉन्सेप्ट तो है। दूसरा, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कौन होती है। कम टू द पॉइंट, बात करते हैं किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की, ठीक है ना? और आपने बिल्कुल सही बताया कि कम से कम जिस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की, मेरी नहीं, गवर्नमेंट की कितनी शेयर होल्डिंग हो? 51% शेयर होल्डिंग हो, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोलते हैं? नमन भैया गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? कोई भी गवर्नमेंट चलेगी, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट हो। बेटा पार्शियली भी चल सकती है। कैसे भी चल सकती है? पार्शियली कैसे चलेगी कि पार्टली तो किसने रखी हो होल्डिंग? सेंट्रल ने, और पार्टली किसने रखी हो? स्टेट गवर्नमेंट ने। और मजे की बात है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक से ज्यादा होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट कितनी भी हो सकती है। समझा ना? माने अगर ऐसा हुआ 30% यूपी गवर्नमेंट के पास है, 15% राजस्थान गवर्नमेंट के पास है, टोटल कितना हुआ बोलो? 45%। और माने 6% किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो तब भी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, क्या नमन भैया गवर्नमेंट कंपनी जब होने के लिए खाली 51% होना चाहिए, उससे ऊपर भी हो सकता है? बेटा ऊपर भी हो सकता है, कम से कम कितना होना चाहिए? 51%। लेट सपोज मेरे एग्जांपल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर 30% शेयर होल्डिंग है तो चलेगा, तभी भी वो गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं नहीं, उनके साथ, स्टेट के साथ भी। जो मेरा एग्जांपल था जो मैंने दिया, 30 एक के पास है, 15 एक के पास है, 45, और 30 किसके पास हो गई? सेंट्रल के पास हो गई। तो ओवरऑल कितनी हो गई? 75। कितना हो गई बोलो? अभी भी ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? हाँ है गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज कम से कम कितना चाहिए? 51%। इतनी बात समझ में आती है? गवर्नमेंट कंपनी का बच्चों दूसरा नाम होता है पीएसयू। क्या होता है? पीएसयू। नाम तो सुना ही होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे मैंने उस दिन भी आपको बोला था, आपको नाम भी बुलवाए थे, भेल, सेल, गेल, है ना, ओएनजीसी, और डिपार्टमेंट चलाती है गवर्नमेंट। रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया। हालांकि बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है और जो पीएसयूज होते हैं उनमें फर्क होता है। ये आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, फोर्थ चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आई थिंक। हाँ जी, बिल्कुल। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो तो गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट होते हैं। जबकि जो कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने ही उसे बनाई हो। गवर्नमेंट ने, माने तुमने कोई कंपनी बनाई और तुम्हारी कंपनी के कम से कम 51% शेयर किसने खरीद लिए? गवर्नमेंट ने खरीद लिए। तो वो कंपनी बनाई तुमने थी, लेकिन हो कौन सी जाएगी वो? गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। तो बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बजट बना करके क्या करती है? मैनेज करती है किसको? पब्लिक एंटरप्राइजेस को। पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर बच्चों दो चीजें आएगी, एक तो डिपार्टमेंट्स, कौन आएंगे बोलो? डिपार्टमेंट। और दूसरा पीएसयूज। कौन आएंगे? पीएसयूज।
डिपार्टमेंट दो है, रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट, बाकी सब जितनी भी है वो क्या है, पीएसयू। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा या सुनते रहते होंगे कि जैसे कि जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल का नाम सुना आपने, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। इसकी हालत खस्ता है। हालत क्या है उसकी, खस्ता। अब वो गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट हमारे को पैसे दे दो, मोदी जी हमें क्या दे दो, पैसा दे दो। तो मोदी जी ऐसे ही पैसा दे देंगे उनको, लो बेटा ले जाओ पैसे, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐसे कोई ना होगा, है ना। ऐसे नहीं होता। अगर हमें किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को क्या करना हो, रिवाइव करना हो, उसे एक्सपैंड करना हो, उसे डाइवर्सिफाई करना हो, ठीक है ना, उसमें हमें कोई नई फैसिलिटीज क्या करनी हो, चालू करनी हो, इंप्लीमेंट करनी हो, तो उन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसे से डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तुम्हें किस में लेके आना पड़ेगा, बजट में लेके आना पड़ेगा। किस में लेके आना पड़ेगा, बजट में। गवर्नमेंट बजट जब प्रेजेंट करती है तो उसमें लेके आएगी कि बीएसएनएल हमारी एक एंटिटी है, एक पीएसयू है जिसकी हालत बहुत खराब है और हमें उसे क्या करना है, रिवाइव करना है। क्या करना है, रिवाइव करने के लिए लेट सपोज उसके लिए हमें 300 करोड़ रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 300 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो हम उसे 300 करोड़ रुपए, फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे रीड आउट करती है ना बजट, तो वो पढ़ेगी कि हमें बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए 300 करोड़ रुपए चाहिए। सारे लोग अप्रूव करेंगे ना, जब बजट पास होगा, मतलब 75 डेज के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। वहां से लोकसभा से राज्यसभा से क्या हो गया, अप्रूव हो गया, तो 300 करोड़ रुपए किसको मिल जाएंगे। अच्छा, तो मुझे बताओ, एक गवर्नमेंट कंपनी मरते मरते बच गई, एक गवर्नमेंट कंपनी मरते मरते बच गई, किसकी वजह से, गवर्नमेंट की ही वजह से मरते मरते बच गई। कैसे, उसको जरूरत थी फंड्स की, गवर्नमेंट ने उसे मरने से बचाया। मरने से बचाया मतलब लिक्विडेट होने से। लिक्विडेशन तो पता होगा आपको, लिक्विडेशन क्या होता है, कंपनी का लिक्विडेशन। बेटा ये सब सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में बिजनेस स्टडीज के, जहां पे आप क्या पढ़ते हो, 5 फॉर्म्स पढ़ते हो ना, किसकी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और पार्टनरशिप, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कंपनी। कंपनी में ये सारे टॉपिक्स। जब कंपनी बंद हो रही होती है तो उसे बोलते हैं कि कंपनी किस में जा रही है, लिक्विडेशन में जा रही है। किस में जा रही है, तो यहां पे क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बजट में फंड्स अलोकेट करके किसको, पीएसयूज को, उसको लिक्विडेशन में जाने से बचा लिया। तो बताओ ये मैनेज हो गई कि नहीं हो गई, पब्लिक एंटरप्राइजेस। मतलब ऐसे ही रेलवे के लिए भी हो सकता है ना, ऐसे ही किसके लिए हो सकता है, पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है। अब माने जैसे मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट कुरियर्स आ गए, ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, और भी बहुत सारे क्या है मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए, किसके, इंडियन पोस्ट के। बात समझ में आ रही है। अब माने इन्हें भी क्या करना है, कॉम्पीट करना है उन प्राइवेट कुरियर वालों से, तो इसको फंड्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, अपने डिलीवरी सिस्टम को रोबस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पार्टनर्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, जो पोस्टमैन है वो ज्यादा रखने पड़ेंगे, ताकि हम टाइम से क्या करा पाए, डिलीवरी करा पाए। उसके लिए तो पैसा लगेगा। अब ऐसे कोई नहीं जाके कल मनाया इनके तो कल चले जाएंगे, है ना, सुबह में मनाया, शाम में आया, दोपहर में आया, तो जब भी जाएंगे गवर्नमेंट हमें पैसे दे दो, ऐसे कोई ना मिलेंगे पैसे। पहले अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाओ, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की वो जो पूरी रिपोर्ट जाएगी, वो पूरी फिर वहां पे मिनिस्ट्री में जाएगी, वो कंसीडर करेंगे, उन्हें सही लगेगा कि हाँ इसमें पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, तो बजट में लिखेंगे, फिर वो प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, फिर वो पास आउट होगा, तब जाकर के इन्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ऐसे क्या करती है गवर्नमेंट, मैनेज करती है किसको, पब्लिक एंटरप्राइजेस को। पब्लिक एंटरप्राइजेस में डिपार्टमेंट्स भी आते हैं और पीएसयूज भी आती है। बात समझ में आ रही है। एक सवाल और पूछ लूं, उसके बाद फिर मैं इसका टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, टेक्स्ट में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मेरे को बच्चों, एक मरती हुई कंपनी को बचाना अच्छा है या उसे मार करके एक नई कंपनी बनाना अच्छा है। देयर आर टू ऑप्शंस। एक कंपनी जो लिक्विडेशन में जा रही है, जाने दो ना लिक्विडेशन में उसे। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं नहीं लिक्विडेशन में मत जाने दो उसे, लेकिन उसमें कुछ पैसा लगा करके उसे रिवाइव कर दो। कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे आप, बोलो। वो किस पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। जनरल तुम बताओ, एक कंपनी मरने वाली है तो उसे मरने दे, उसे मार करके नई कंपनी बना लेंगे, या फिर हम क्या करें, उसमें ही कुछ पैसा लगा करके उसे क्या करें, रिवाइव करें। बोलो, रिवाइव करना अच्छा है। वाई, ऐसा क्यों बोला आपने। बिल्कुल,
जब पुरानी कंपनी को आप क्या करोगे, लिक्विडेट करोगे, तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, है ना, पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस होगा। जो तुम्हारे पास उस कंपनी में असेट्स है, भले ही तुमने अभी वो 6 महीने पहले खरीदी थी, सारे बच्चों को पता है असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो सस्ते में बिकेगी। किसमें बिकेगी? जो 1000 रुपए की असेट है उसके मार्केट में वैसे भी सरकारी कंपनी है ना, तो 400-300 में लोग ऐसे लुटा देंगे उसे 1000 के माल को। से सुनो, 1000 वाला माल कितने का बिकेगा? 200-300 रुपए का। सही है सुनो। अब जब नई कंपनी बनाएंगे उसकी फॉर्मेलिटीज होगी, नई असेट, वही असेट दोबारा से चाहिए, और तुम्हें पता है क्योंकि गवर्नमेंट काम है, तो जो 1000 रुपए की असेट है वो 1500 में खरीदी जाएगी। कितने में खरीदी जाएगी? बोलो, गवर्नमेंट को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे बताओ, इन जनरल सेंस में पूछ रहा हूं मैं आपको, कि कोई भी एक मरती हुई कंपनी को बचाना अच्छा है या फिर उसे मार करके नई बनाना अच्छा है? मरती हुई कंपनी को। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? वही तो कर रही है। क्या कर रही है बोलो? मरती हुई कंपनी को बचा रही है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? पहला रीजन बताओ मुझे, पहला रीजन, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज को क्या कर सके? रीएलोकेट कर सके। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? दूसरा रीजन बताओ, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तीसरा रीजन बताओ मुझे कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? ताकि वो जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, वो उनमें जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं वो स्टेबल हो सके। क्या हो सके? स्टेबल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? मेरे को चौथा रीजन बताओ आप। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। प्राइवेट वालों को पैसा नहीं। अभी मैं कल चल करके, मोदी जी हमारे को भी दो ना पैसा, थोड़ा इतना बांटते हो, ऐसे नहीं देंगे वो। प्राइवेट पार्टी को पैसा नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है उनको ही पैसा मिलेगा। रेलवे को पैसा मिल सकता है ना, इंडियन पोस्ट को पैसा मिल सकता है, ओएनजीसी हो गया, भेल, गेल, सेल, बीएसएनएल, ठीक है ना, तो इन सबको। तो नो बात समझ में आती है? तो 4 रीजन मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, वो ही उसके क्या है? ऑब्जेक्टिव है। एक बार पढ़ोगे कि क्या लिखा है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है विच आर एस्टैब्लिश्ड, जिन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड मैनेज। एस्टैब्लिश किसको किया जाता है? डिपार्टमेंट्स को। किसको? और मैनेज किसको करती है? पीएसयूज को। किसको मैनेज करती है? पीएसयूज को। फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। किसके वेलफेयर के लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है ना। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव। बजट इसलिए बनाया जाता है ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन, ताकि हम उसमें क्या बना सके? बहुत सारे प्रोविजंस बना सके, बहुत सारे क्लोज डाल सके। किसके रिगार्डिंग? कि भाई बीएसएनएल को पैसा चाहिए, रेलवे को इतना पैसा चाहिए, पोस्टल डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए, है ना, एयर इंडिया को इतना पैसा चाहिए। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, तुमने आए दिन मार्केट में से न्यूज सुनी होगी कि जो थोड़ा अभी पॉलिटिकल, मतलब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, कि मार्केट में जो कुछ लोग लेफ्ट विंग को फॉलो करते हैं, कुछ राइट विंग को फॉलो करते हैं। मतलब कोई लोग तो बीजेपी की साइड रहते हैं, कोई लोग कांग्रेस की साइड रहते हैं। ऐसा रहते कि नहीं रहते हैं? तो जो एंटी बीजेपी वाले हैं, या तो एंटी बीजेपी बोलो, या उनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं होते, तो क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, सारे जो सरकारी कंपनी थी वो बेच दी, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, मेट्रो स्टेशन बेच दिए, सब कई क्या कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट को कोई चीज संभल नहीं रही होती है, या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसमें पैसा डालने से कोई फायदा नहीं है। माने जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल की एक तो ये है कि हालत ऐसी है कि ठीक है, इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि ये जिंदा लाश है। क्या है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल डेड वेट। क्या बोलते हैं? सोशल डेड वेट। ये गवर्नमेंट के ऊपर सोशल डेड वेट है कि इतना है ना, जैसे 2 बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो ये है कि थोड़ा वाहियात है, लेकिन थोड़ा उसको डांट लगाएंगे, थोड़ा उस पर इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे स्कूल में डाल देंगे तो सुधर जाएगा। एक बच्चा ऐसा है कि वो इतना वाहियात है कि कितना भी पैसा, सारी प्रॉपर्टी भी बेच के भी उसके ऊपर खर्च कीजिएगा ना, वो तभी भी नहीं सुधरेगा। हाँ बोलो ना। तो फिर तो जिंदा लाश ही है वो, है ना। हमारे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। बात समझ में? तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर देती है?
उस केस में गवर्नमेंट उस एंटरप्राइज को या उस सेक्टर को या उस एंटिटी को क्या कर देती है, प्राइवेटाइज कर देती है, प्राइवेट पार्टी के हाथों में दे देती है कि भाई तुम इसे मैनेज कर लो, हमारे से संभल रही है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट पार्टी अच्छे से उसे हैंडल कर लेगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा तब होता है। तो किसको बेचना है, नहीं बेचना है, पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, कम लगाना है, ज्यादा लगाना है, ये सारी चीजें किसमें डिसाइड होती है? बजट में डिसाइड होती है। किसमें डिसाइड होती है? बजट में। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्रोविजंस बनाती है बजट में फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस, उन एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प, और अगर जरूरत रहती है पड़ती है तो उन्हें क्या भी प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल हेल्प। विटामिन एम क्या देती है? विटामिन एम, है ना। माने बीएसएनएल को बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी? कि उसके अंदर विटामिन एम की कमी है। किसकी कमी है? तो गवर्नमेंट इंजेक्शन लगाएगी, क्या बना करके? बजट बना करके। क्या बना करके? बजट बना करके। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, भेल, गेल, सेल, है ना, ये सब क्या है? इनमें से ये तो जो शुरू वाले दो है ये तो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, बाकी सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज है, जिनको अपन लोग क्या बोल सकते हैं? पीएसयूज बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है? आगे चल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बात बताओ, अगर देश में रहने वाले लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा, या देश में रहने वाले लोगों की इनकम घटेगी वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा? बढ़ेगी भैया, तो ही क्या होगा? अच्छा होगा, गवर्नमेंट के लिए भी और उस कंसर्न इंडिविजुअल के लिए भी। भाई उसकी इनकम बढ़ेगी, ये बात से तो आप एग्री करोगे ना कि इंडिविजुअल की इनकम को ही सम अप करके क्या बनती है? नेशनल इनकम बनती है। क्या बनती है? जो तुम्हारी एनसीईआरटी में सबसे पहले यूनिट है नेशनल इनकम की, वो सबसे बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, क्योंकि अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे समझ में आ जाएंगे तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब एक इंसान ज्यादा पैसे कमाता है, एक इंसान ज्यादा पैसे कमाता है तो उससे देश की इनकम बढ़ती है, बिकॉज जो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम। सही है? एम आई राइट और रॉन्ग? बात सही है ना? अच्छा, अब वो देश की जो ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब देश की इनकम बढ़ेगी। अब वो हमें इनकम को ही बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? इनकम को बढ़ाना है। अब इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी। क्या फ्रेम करनी पड़ेगी? पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लेकर के आती है जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर होती है। नमन भैया एग्जांपल दो, ध्यान से सुनो बच्चों, ये बड़े काम की चीज है। जैसे गवर्नमेंट बजट में ये लेकर के आती है, आपने एक योजना का नाम सुना होगा, ऐसे मैं अभी बहुत सारी आपको योजनाएं बताऊंगा गवर्नमेंट की जिनसे देश की क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम सुना है आपने? सुकन्या समृद्धि स्कीम नहीं सुना? सुनो चलो, सुकन्या समृद्धि स्कीम गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डालते हो। आप जाना, बैंक में भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। तो जब आपकी बेटी हायर एजुकेशन के लिए जा रही होगी या उसकी आप लोग क्या कर रहे होंगे, शादी कर रहे होंगे, तो गवर्नमेंट उसमें एक डिसेंट अमाउंट देगी आपको। उसमें मतलब प्रॉपर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप इतना पैसा डाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम इतना पैसा डाल सकते हो, एक लड़की होगी, दो लड़की होगी, ऐसा बहुत सारी, मैं उन पे नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डालते हो तो देखो इससे कितने फायदे होते हैं। एक बात, एक तो जब उसमें पैसा डालेगा तो जो फ्यूचर के रिगार्डिंग जो पेरेंट्स है वो क्या रहेंगे? एश्योर रहेंगे। क्या रहेंगे? एश्योर रहेंगे कि आज हम थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दे तो इन फ्यूचर जब इसकी हायर एजुकेशन में पैसा लगेगा तो हमारे ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। एक बात, पेरेंट्स क्या हो गए? श्योर हो गए। एक बात, दूसरा, लड़की की एजुकेशन को हम क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ऐसी पॉलिसीज बना करके, दूसरा फायदा हुआ। तीसरा, आज आप पैसा डालोगे, आज तो लड़की 5 साल की है, 7 साल की है, 10 साल की है, शादी उसकी या एजुकेशन के लिए जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगी तो 17-18 साल की कम से कम होगी, 18 साल की, या फिर शादी के लिए तुम यार जब भी विड्रॉ नहीं कर रहे हो पैसा तब शादी के टाइम पे निकालोगे तो 25 साल की, 22 साल की, जो भी होगी वट। हाँ जी, कुल मिलाकर के उन्होंने एवरेज में 10 साल का गैप पकड़ लेता हूँ। क्या पकड़ लेता हूँ? जो पैसा आज आपके घर में रखा हुआ था वो पैसा कहां पे आ रहा है? मार्केट में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? तो उससे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट चलाएगी। क्या चलाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट।
जैसे हाईवे बनेंगे देश के, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेगी, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। हाँ बोलो, एक हाईवे बनता है तो तुम्हें पता है जब एक हाईवे दो स्टेट को कनेक्ट करता है तो कितना बिजनेस होता है। अगर नहीं समझ में आता ना तो एक दिन टोल पे बैठ के देखना तो पता पड़ेगा। ये मेरठ वाला टोल है ना जो अभी बना है नए वाला, क्योंकि ये जो हाईवे है ये हरियाणा को यूपी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। एक तो बिजनेस बढ़ेगा, दूसरा टोल की इनकम होगी, तोड़ो, और तीसरा क्या है, लोग अपने अपने बिजनेस करने के लिए एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करते हुए क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस कर सकते हैं। माने किसी को डेली अप डाउन करना है, टाइम से पहुंचना है, रोड बनेगी, हाईवे बनेगी तो टाइम से पहुंच जाएगा, अप डाउन भी कर सकता है, रोड खराब रहेगी तो नहीं कर सकता। तो यस और नो? हाँ जी। तो एक पॉलिसी ये गवर्नमेंट किस में लेके आई, बजट में लेकर के आई। किस में लेके आए, बजट में, ठीक है ना। और ये जो लोगों का पैसा है ये चैनलाइज होगा मार्केट के अंदर। आप मुझे बताओ इससे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ बोलो ना। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, कभी कभी ऐसा होता होगा आपके पापा ने ऐसा बोला होगा, बेटा स्कूल से वो लेके आना, फीस की स्लिप लेके आना, है ना। अभी थोड़ा जब भी जून जुलाई आएगी ना तभी बोलेंगे ऐसा, उनको अचानक से याद आएगी, हाँ जून जुलाई में कि स्कूल की जो स्लिप है ना, फीस की जो स्लिप है वो लेके आना, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव टू फाइल ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। गवर्नमेंट ने बोला एक देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज 80C, एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट में 80C, उसमें डिडक्शन मिलती है। क्या मिलती है, माने जितना पैसा अप टू 1,50,000, 1,50,000 रुपए तक जितना पैसा आपके पापा मम्मी पापा ने क्या किया, आपके एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट उसकी डिडक्शन देती है। क्या देती है, डिडक्शन। अब तुम देखो ध्यान से सुनो, अगर माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे पढ़ेंगे, एक फायदा। दूसरा आपको टैक्स में क्या मिल रही है, डिडक्शन मिल रही है। क्या मिल रही है, डिडक्शन मिल रही है। सही है तो नो। और क्योंकि क्योंकि ऐसा हो रहा है, जब आप पढ़े लिखे बनोगे तो आप मुझे बताओ इन फ्यूचर आप देश के काम आओगे कि नहीं आओगे, यस और नो, हाँ बोलो ना। आप वेल एजुकेटेड होंगे तो देश के काम में आओगे कि नहीं आओगे, है ना। बिकॉज एक पढ़े लिखे बंदे की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो एक अनएजुकेटेड से क्या होती है, ज्यादा होती है। यस और नो। तो आप मुझे बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेकर के आई इस तरह की। और बताऊं आपको, अच्छा गवर्नमेंट बोलती है, एक अथॉरिटी होती है, कभी कभी आप अच्छे अच्छे हाईवे पे चलते हो तो आपको बड़े बड़े से साइन बोर्ड वगैरह मतलब ऐसे लगे हुए मिलते हैं, या उनपे कभी तो आपने ऐसे देखा हो NHAI लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत के अंदर हाईवे बनाती है। क्या बनाती है, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप NHAI के बॉन्ड्स में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो बॉन्ड्स इशू करती है, जैसे डिवेंचर्स होते हैं ना बच्चों, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इशू करती है, गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो डिवेंचर्स होते हैं वो बाकी कंपनीज क्या करती है, इशू करती है। ये डिफरेंस होता है डिवेंचर में और बॉन्ड्स में। तो बॉन्ड्स इशू करती है, तो अगर आप उन बॉन्ड्स को परचेज करते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उनपे रिटर्न भी मिलती है, ठीक है ना, आपको बाद में रिटर्न भी मिलती है, उसपे अच्छी खासी रिटर्न मिलती है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर तुम इसके बॉन्ड्स परचेज करते हैं NHAI के, तो हम आपको इनकम टैक्स में क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। तो ये भी एक पॉलिसी है। अब तुम NHAI को पैसा दोगे और बॉन्ड्स लोगे, NHAI उससे क्या बनाएगी, हाईवे बनाएगी। अगेन वो मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई थी कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। और सुनो इसके एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को बात करते हुए कि चलो इंश्योरेंस ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, इंश्योरेंस। आप जितना पैसा LIC में डालते हो, किस में डालते हो, LIC में पैसा डालते हो, या आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। क्या लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे आपने कोई भी कंपनी का लिया हो, मैं एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं इधर, ठीक है ना। तो देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज 80D, उसके अंदर जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे पैसा खर्चा किया है ना, ये जो मेडिकल आपने प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप पे क्या किया, खर्चा किया, गवर्नमेंट उसको क्या देती है, डिडक्शन देती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे लोग क्या बने, हेल्दी बने। क्या बने, उस पे पैसा खर्च करोगे तो हम तुम्हारे का हम जो तुम्हारा टैक्स है ना वो तुम्हारा टैक्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बात समझ में। ऐसे बच्चों पॉलिटिकल डोनेशन करते हो आप। इनफैक्ट अगर आप रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ध्यान से सुनना, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज 80G। 80G अगर आप कहीं पे पॉलिटिकल डोनेशन करते हो, सॉरी पॉलिटिकल डोनेशन, रिलीजियस डोनेशन, पॉलिटिकल डोनेशन की भी मिलती है, रिलीजियस डोनेशन करते हो, है ना, तो आप जिस भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, उनका पैन का मतलब विद द हेल्प ऑफ बैंक से एंट्री मारो आप,
और बराबर से पैन कार्ड नंबर अपना भी बताओ, उनका भी लो, वो सारी चीजें, तो उसकी भी गवर्नमेंट क्या देती है, डिडक्शन देती है। मतलब अगर आप चैरिटी भी करते हो ना, तो उसकी भी गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। अब इसका बहुत फायदा होता है, तुम्हें ऐसा सुनने में लग रहा होगा इसको कोई फायदा नहीं होता, बहुत फायदा होता है बच्चों। बताऊं कैसे होता है? फायदा ये होता है कि लेट सपोज मेरी इनकम, मैं पुराने वाले टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूँ, हमारे देश के अंदर जो टैक्स लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, इंडिविजुअल पे। माने आज के दिन पे अगर मैं बताऊं आपको 5 लाख रुपए तक की अगर तुम्हारी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं जाता। लेकिन 5 लाख रुपए से एक भी रुपए तुम्हारी ऊपर इनकम हुई ना, तो अराउंड अराउंड मोटा माटी 13,000 रुपए का टैक्स बैठेगा। माने अगर 5 लाख रुपए कमाते हो तो एक भी टैक्स नहीं है, एक भी रुपए का टैक्स नहीं है। उसके ऊपर एक भी रुपए कमाते हो ना, तो फ्लैट आपको कितने देने पड़ेंगे, अराउंड आपको 13,000 के आसपास क्या देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अब माने लेट सपोज बच्चों मेरी इनकम 5 लाख के ऊपर जा रही थी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, टैक्स नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ। मेरी इनकम 5 लाख के ऊपर गई तो मेरा कितना टैक्स बैठ रहा है, मोटा माटी 13,000। बात समझ में आ रही है ना? वो तभी है जब 5 लाख से थोड़ी ही ऊपर होगी, जैसे 5 लाख के ऊपर जाएगी उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा जितनी ऊपर जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, अब मान लिया मैंने एक डिडक्शन ले ली, क्या ले ली, गवर्नमेंट ने बोला कि तुमने एनएचआई के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है या सुकन्या समृद्धि स्कीम में डाला है, एलआईसी में पैसा डाला है ना, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर क्या किया है, खर्च किया है, तुमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ठीक है ना, तो हम तुम्हें क्या दे देंगे, डिडक्शन देंगे, क्या देंगे, डिडक्शन। अब माने मेरी इनकम लेट सपोज बच्चों 5,10,000 रुपए थी, और मैंने 45,000 के क्या किए, मैंने बॉन्ड्स क्या किए थे, परचेज किए थे, तो ये सुनो एनएचआई के बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट मेरे को डिडक्शन दे रही है, तो मेरी इनकम 5,10,000 ट्रीट नहीं की जाएगी, कितनी ट्रीट की जाएगी बोलो, 45,000 उसमें से माइनस करेंगे हम, और 45,000 माइनस करके कितना आएगा, हाँ जी बोलो, बोलो ना, 4 लाख। वेरी, अरे बेटा एक घटाने में तभी आपको दिक्कत हो रही है। हाँ, 4,65,000, 4,65,000, तो ये तोड़ लो। हाँ बोलो, बोलो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। और अगर मैं गवर्नमेंट वो डिडक्शन ना देती, गवर्नमेंट वो डिडक्शन ना देती तो मेरे ऊपर क्या लग रहा होता, टैक्स लग रहा होता। तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा कि यार इससे अच्छा तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, फ्यूचर में इससे इनकम भी आती रहेगी, और आज के दिन पे मेरे को क्या फायदा मिलेगा, मेरा टैक्स बच जाएगा, क्या बच जाएगा, टैक्स बच जाएगा। ऐसे बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ये तो मैंने आपको जस्ट 2-3 एग्जाम्पल बताए, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। हालांकि अभी तो थोड़ा गवर्नमेंट ने चेंज किया, अभी 2 ऑप्शन दिए, ये तो जो मैंने आपको बताया ये ओल्ड स्लैब रेट थे, अभी गवर्नमेंट ने नया भी लेके आया है। अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे गवर्नमेंट बजट के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज लेकर के आती रहती है, जिनसे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है मुझे बताओ, 5वां रीजन बताओ मेरे को, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। है तो नो, पढ़ा दूं क्या, चलो देखो, द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी देश की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो डिपेंड करती है कि उस देश के अंदर कितनी सेविंग्स हो रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी सेविंग्स हो रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। लोग अगर अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करके, सेविंग करके, देन उसे चैनलाइज करें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, माने इन्वेस्ट करें, तो देश की ग्रोथ होएगी। और तुम सारा ही पैसा अगर किस में खर्च कर दोगे, कंजप्शन में खर्च कर दोगे, किस में खर्च कर दोगे, तो उससे तो कोई एसेट जनरेट नहीं होगी, तो उससे देश की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो देश की ग्रोथ डिपेंड करती है कि देश के अंदर कितना लोग क्या कर रहे हैं, कितनी सेविंग्स कर रहे हैं, और फिर कितना उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। For this purpose, budgetary policies aim to mobilize sufficient resources for investment in the public sector. Therefore, the government makes various provisions in the budget to raise the overall rate of savings and investment in the country. समझाओ मुझे, कौन समझाएगा? हाँ जी, ये वाला बुलेट क्या लिखा है इस पे, सेकंड वाला बुलेट है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉर दिस पर्पस।
आप मोटा माटी तो सही बता दोगे, लेकिन ध्यान से सुनो। आप पहले फर्स्ट वाला बुलेट पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी देश की जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? चलो एक और थोड़ा सी अच्छे से समझाता हूं। लोग ज्यादा सेव करेंगे और उस ज्यादा सेविंग को खाली सेव नहीं करेंगे, खाली सेव करें दिक्कत हो जाएगी। पहले पैसे को सेव करेंगे, देन उस सेव्ड अमाउंट को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। मुझे बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन? पॉजिटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन? बच्चों ऐसे बात नहीं बनेगी, बोलो सारे बच्चे बोलो, गलती तो बोलो, किससे तो कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसे? जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी उतनी कम क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वो कह रहे हैं फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बजटरी पॉलिसीज एम टू मोबिलाइज। जो बजटरी पॉलिसीज होती है ना, मतलब बजट के अंदर जो पॉलिसीज लाई जाती है उनका मकसद होता है एम टू मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब मूव कराना। क्या कराना? मूव कराना। एनालाइज नहीं, मूव कराना। या उसको दूसरा उसका सिनोनियम है चैनलाइज। क्या बोल सकते हो? चैनलाइज, है ना। हालांकि चैनलाइज में और चैनलाइजेशन में और मोबिलाइजेशन में भी एक थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस होता है, आपको बिजनेस स्टडी में पता चलेगा। फिलहाल पॉलिसीज एम टू मोबिलाइज सफिशिएंट रिसोर्सेज। जो बजटरी पॉलिसीज होती है उनका मकसद होता है क्या? कि जो सफिशिएंट रिसोर्सेज है, मतलब जो लोगों के पास पैसा है, उनका मकसद होता है उसे क्या कराना? मूव कराना। क्या कराना? मूव कहां पे कराना है? फॉर इन्वेस्टमेंट। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। कहां पे कराना है मूव? इन द पब्लिक सेक्टर। जैसे एनएचएआई है, ये एक पब्लिक सेक्टर है। यस और नो? सुकन्या समृद्धि स्कीम है, गवर्नमेंट ने चलाई है ये स्कीम, है ना। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उसे अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगाएगी उस पैसे को। अब बात समझ में आई? अब हवाबाजी तो कुछ नहीं रही ना, समझे ना। वापस से पढ़ो ये दो लाइन। क्योंकि ऐसा होता है, देयरफॉर द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजंस। यहाँ पे तो एग्जांपल भी नहीं लिखे, उन प्रोविजंस के मैंने एग्जांपल बताया आपको। मतलब ये जो प्रोविजन का मतलब है, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो पॉलिसीज। प्रोविजन का मतलब यहाँ पे पॉलिसीज से भी समझ, वो अकाउंट्स वाले प्रोविजन नहीं है, कभी सोचो अकाउंट्स वाले प्रोविजन है। यहाँ पे प्रोविजन का मतलब है कि गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, जैसे दो चार के नाम तो गिनाओ। सुकन्या समृद्धि स्कीम, एनएचआई के बॉन्ड्स में क्या करो? पैसा इन्वेस्ट करो। किसमें पैसा डालो? एलआईसी में पैसा डालो। और आप क्या लो? मेडिकल, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लो। बात समझ में आ रही है आपको? बच्चों की एजुकेशन पे क्या करो? पैसा खर्च करो। इनफैक्ट एक चीज और बताऊं बच्चों आपको, आप ये वाला शायद कॉन्सेप्ट सुन करके आप आपकी फैमिली का बहुत सारा फायदा भी करा सकते हो। आपके पापा को थोड़ा क्या दे सकते हो? कंसल्टेंसी दे सकते हो। अगर आपने कोई क्या लिया है, मतलब अगर आप ओल्ड वाले टैक्सेशन सिस्टम में जाते हो, अगर आपने घर बनाने के लिए, ठीक है ना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए? कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए आपने होम लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट पे भी क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। क्या मिलती है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक बंदे के पास उसका क्या हो? अपना घर हो। तो उसके इंटरेस्ट की भी क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज, बहुत सारी पॉलिसीज है, 80C से चालू होती है और बहुत सारी डिडक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, है ना। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाती है ताकि क्या हो सके? ताकि क्या हो सके? टू रेज द ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग, ताकि लोग क्या करें? पैसा बचाए। और खाली बचाए ना, एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, उसे क्या भी करे? देश के अंदर इन्वेस्ट करे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तुम ये देख रहे हो, इनमें से एक मोदी जी है, एक अमित शाह है, और एक तो कोई पीछे आंटी होगी, निर्मला सीतारमन। तो क्या कर रहे हैं? देश की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? बोलो ना, देश की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या बना करके? बजट बना करके। सही है तो नो? चलो आगे। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। इधर देख ले, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तुम्हें पता है बच्चों, नोएडा का नाम सुना आपने? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा का, गुड़गांव का, मतलब आजकल जिसको गुरुग्राम बोलते हैं। हाँ बोलो ना। ग्रेटर नोएडा में जाओगे तो आज भी उसमें बहुत सारा बैकवर्ड एरिया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट ला रही है। क्या ला रही है? इन्वेस्टमेंट ला रही है। एक टाइम पे गुरुग्राम भी बैकवर्ड, बहुत ज्यादा बैकवर्ड क्या होता था? एरिया होता था। लेकिन आज के टाइम में बच्चों, आज के टाइम में ऐसी कोई एमएनसी नहीं है जिसका ऑफिस कहां पे ना हो? गुरुग्राम में ना हो।
तो ये सुनो, आज हर एक बंदा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है? गुरुग्राम में। वहां पे जगह नहीं है। तो ये सुनो, अच्छा, लेकिन कोई भी बंदा बिहार और छत्तीसगढ़, रायपुर, वो जो बैकवर्ड एरिया है वहां पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसे तो देश के अंदर क्या हो जाएगी? पार्शियलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्पैरिटीज क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज मतलब डिफरेंसेस। एक एरिया तो सुपर डेवलप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर डेवलप्ड। और एक क्या रहेगा? बैकवर्ड रहेगा, स्टैग्नेट रहेगा। से सुनो, तो गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी क्या? गवर्नमेंट को तो मेक श्योर करना है कि भारत का एक एक हिस्सा क्या हो? डेवलप्ड हो। क्या हो? अच्छा, लेट सपोज आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, आप कोई एक ऑफिस चालू करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप एक बिहार के बैकवर्ड एरिया में लगाना चाहोगे या गुरुग्राम के एक डेवलप्ड एरिया में? ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट तुम्हें बोल रही है नहीं नहीं बेटा, एक काम करो, इधर तो ऑलरेडी वीडियो रखी है ना, तुम एक काम करो, तुम बिहार के कोई तो बैकवर्ड एरिया में जाकर के अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर लो। तुम बोले हम क्या करेंगे वहां पे? वहां तो कुछ भी नहीं होगा, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वहां पे लाइट नहीं आती है, रोड की फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हम कैसे बिजनेस करेंगे अपना? यहाँ पे सब कुछ है। कोई बात नहीं, इधर अपने को एक थोड़ी भी जगह मिलेगी ना, उसमें कर लेंगे हम काम अपना, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला बेटा एक काम कर, अच्छा ये बता तू प्रोजेक्ट कितने का लगाने वाला है? बोले जी 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 1200 करोड़ रुपए की तो हम लैंड लेंगे। क्या लेंगे? लैंड लेंगे। और 800 करोड़ रुपए किसमें लगाएंगे? हम प्लांट एंड मशीनरी में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? ये मोटा मोटी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। से सुनो, गवर्नमेंट बोल रही है ए काहे टेंशन ले रहा है, क्यों टाइम फूटी कर रहा है, चल ठीक है, बिहार में ना लैंड हम अवेलेबल करा देंगे तेरे को, खाली क्या लगा लेना? प्लांट एंड मशीनरी लगा लेना, लैंड हम अवेलेबल करा देंगे। कह रहे सच्ची उच्ची ऐसा ही है क्या? हाँ। तो बोले अभी मैं तो सोच रहा था कि इधर ही प्लांट लगाऊं, इससे बढ़िया और ऑप्शन क्या होगा? मैं तो उधर ही जाके प्लांट लगाऊंगा ना। हाँ बोलो। गवर्नमेंट बोले तुम तो जा, रुक अभी, इधर देख गुरुग्राम में क्या करता, तो अपना ऑफिस चालू करता, फैक्ट्री चालू करता, तो तेरे को हम जीएसटी लेते कितना? 18%। कितना लेते? 18%। और इनकम टैक्स तू देता, कंपनी के ऊपर फ्लैट 30% से क्या लगता है? रेट लगता है। इंडिविजुअल पे तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, कंपनीज पे 30% सीधा टैक्स लगता है, चाहे 1 रुपया कमाओ कितना भी कमाओ, जो कंपनी है उस पे फ्लैट 30% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इधर तो तू क्या करता, इधर तेरे को 18% जीएसटी देना हो, उधर तेरे से 9% जीएसटी लेंगे, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। और जा जी ले अपनी जिंदगी, टैक्स हॉलिडे दे दे, तेरे को इनकम टैक्स नहीं देना। क्या नहीं देना? नमन भैया दोनों टैक्स अलग अलग होते हैं क्या? जीएसटी अलग और इनकम टैक्स? हाँ बेटा अलग अलग होते हैं, अभी आगे बताऊंगा, आगे आएगा, ठीक है ना? एक डीटी होता है, एक आईडीटी होता है, वो बाद में बताऊंगा। हाँ जी। तो कह रहे कि जब तेरे को टैक्स हॉलिडे दिया, तेरे को कोई टैक्स देना ही नहीं है। अच्छा ये बता तू हर साल कितना कमाता? कह रहे कि हम 500 करोड़ रुपए कमाते। कितने कमाते? 500 करोड़ के हिसाब से 30% तेरे को क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। तो कितने हो गए? 150 करोड़। कितना? जा जी ले अपनी जिंदगी, टैक्स हॉलिडे दिया तेरे को, ठीक है ना? आप मुझे बताओ हर साल इसके 1200 करोड़ तो आज बच रहे हैं, और 150 करोड़ का टैक्स हॉलिडे मिल गया, और जितना भी माल बेचेगा उस पे जो जीएसटी है वो हाफ जाएगा। लेट सपोज इसका जीएसटी जाने वाला था 200 करोड़ रुपए का, वो 100 करोड़ रुपए का जाएगा। आप मुझे बताओ इसे 1200 करोड़ का आज बेनिफिट मिल रहा है, 150 और 100 250, 300 टोटल कितना हो गया? 1450 करोड़ रुपए का इसको बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये वही इंडस्ट्री कहां पे लगाता है? बिहार के एक बैकवर्ड एरिया में लगाता है, और अगर यहां लगाता तो एक पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा ज्यादा टैक्स लेंगे। आप मुझे बताओ ये इंडस्ट्री उधर लगाने की सोचेगा या इधर लगाने की सोचेगा? उधर सोचेगा क्या? कह रहे मैं तो उधर ही लगा रहा हूं। आप मुझे बताओ जब उधर इंडस्ट्रीज ऐसे, एक तो कोई बंदा है नहीं भाई, गुरुग्राम का भी तो ऐसे ही क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। एक टाइम पे गुरुग्राम में भी कोई नहीं आना चाहता था, आज सब वहां पे जो आना चाहते हैं। सही सुनो, तो अभी क्या है ना, गवर्नमेंट ने उस बैकवर्ड एरिया को क्या किया? डेवलप किया। क्या किया? वहां पे और 2 4 5 10 इंडस्ट्रीज आई। जब वहां पे 2 4 5 10 इंडस्ट्रीज आई, तो गवर्नमेंट ने वहां की रोड्स भी बनवाई। क्या भी बनवाई? वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराया, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट है वो लगवाए। से सुनो, तो जब ये सारी चीजें होगी तो लोकल्स को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और एक वहां पे क्या होगा? डेवलपमेंट का माहौल बनेगा। से सुनो, तो पहले पहले जो गुरुग्राम यहाँ पे था, वो बैकवर्ड एरिया यहाँ पे था, अभी गुरुग्राम में तो नए लोगों को एंट्री मिल नहीं रही है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस किया, वो तो उधर का उधर ही है, इसको उठा 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 के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो जो एरिया वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रखा था, क्या हो रखा था? एरिया वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रखा था वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? ये देखो वापस से वर्ड लिखा है रिड्यूसिंग, एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज।
जो एरिया वाइज डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है उसे गवर्नमेंट क्या करने का काम करती है, कम करने का काम करती है बाय प्रिपेयरिंग द गवर्नमेंट बजट। क्या बना करके, गवर्नमेंट बजट बना करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं आपको? चलो जल्दी से देख लेते हैं इसको। द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। जो गवर्नमेंट बजट होता है उसका मकसद होता है कि हम क्या करें, उससे रीजनल जो डिस्पैरिटीज है उन्हें क्या करें, कम करें, रिड्यूस करें थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। किसके थ्रू? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अरे अभी तो समझाई मैंने आपको टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। उधर तेरा खर्चा, पहले एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ, उधर तेरा इतना खर्चा लगेगा, कोई बात नहीं, 1200 करोड़ की लैंड तो हम ही अवेलेबल करा देंगे तेरे को खर्च ही करना ही नहीं है पैसा। दूसरा टैक्सेशन, टैक्स हॉलिडे दे दिया तेरे को, या टैक्स में कंसेशन दिया। क्या दिया यहाँ पे ना? कंसेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि तू हार्मफुल प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर वो तू वैसा अवेलेबल कराएगा कि जो सोसाइटी के यूज में आएगा। यहाँ पे तेरे को कंसेशन इसलिए मिल रही है क्योंकि एरिया वाइज कि उसमें लगाएगा, उस एरिया में लगाएगा तो मिलेंगे कंसेशन, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से क्या करती है, एरिया वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है उसे कम करने का काम करती है। फॉर एनकरेजिंग द सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। किसको एनकरेज करके? प्रोडक्शन यूनिट को एनकरेज करके इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। किसमें? इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। यस और नो? और इसके लिए गवर्नमेंट बच्चों पता क्या करती है, एसईजी स्टैब्लिश करती है। क्या स्टैब्लिश करती है? एसईजी समझ में आता है आपको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजी। एक होता है ईईजी, वो मैंने पहले बताया था आपको, वो एक अलग चीज है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये होता है एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ध्यान से सुनो क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा नोटिफाइड एरिया होता है। क्या होता है? एक ऐसा नोटिफाइड एरिया होता है जिसके अंदर जितनी भी यूनिट्स एस्टैब्लिश की जाती है ना, वो सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती है। कैसी होती है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। मतलब एसईजी के अंदर जितनी भी यूनिट्स एस्टैब्लिश की जाएगी ना, वो सारे की सारा जितना भी प्रोडक्शन करते हैं ना, वो सब माल क्या होता है, बाहर एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? इससे क्या फायदा होगा नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, हल्का सा भी बता देता हूं। इससे पता क्या होगा, इससे बच्चों हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। क्या आएगी? फॉरेन करेंसी। और हमारे पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व बढ़ेंगे। और फॉरेन करेंसी के रिजर्व बढ़ने का फायदा क्या होगा, ये इस चैप्टर में नहीं पता चलेगा, ये तो प्रॉपर अगला चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो वहां पे पता पड़ेगा। तो बात समझ में आती है आपको? तो जल्दी से बताओ एसईजी क्या होता है? ये एक ऐसा नोटिफाइड एरिया होता है जिसको, हाँ, जिसमें जो जितनी भी यूनिट एस्टैब्लिश की जाती है वो सब कैसी यूनिट होती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती है। उनकी जितनी भी एक एक यूनिट होती है वो सब क्या होती है, उनका कंजप्शन इधर भारत में नहीं होता। कहाँ पे होता है? हाँ, फॉरेन कंट्रीज में होता है। इससे क्या आता है, हमारी गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। क्या आता है? माने फॉरेन करेंसी आती है। क्या आती है? और इनको गवर्नमेंट और भी बहुत सारे बेनिफिट देती है। एसईजी में जो यूनिट्स होती है इनको गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट देती है। मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है पहले इनसे टैक्स लेती है और वापस से इन्हें क्या कर देती है, रिफंड कर देती है। क्या कर देती है? रिफंड कर देती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इनको। सब्सिडाइज्ड रेट पे क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है। क्या मिलती है? माने सबके लिए अगर रेट कितना होगा, 6 रुपए यूनिट का रेट होगा, तो इनके लिए 3 रुपए का रेट है, 4 रुपए का रेट है, 2.5 रुपए का रेट है। ऐसे बात समझ, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तभी तो लोग क्या होते हैं, एनकरेज होते हैं इधर क्या लगाने के लिए, यूनिट्स एस्टैब्लिश करने के लिए, है ना। इससे क्या होता है, एक तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व है, दूसरा एरिया वाइज भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रखा था, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो खत्म होता है। बात समझ में आती है? तो बच्चों ऐसे 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, गवर्नमेंट बजट को बनाने के, जिसको लेकर के गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है। गवर्नमेंट के पास ऐसे कुछ काम नहीं है, खाली है, तो गवर्नमेंट बोले चलो एक काम कर लेते, बजट बना लेते। ऐसे ये छोड़ना, हाँ बोल दो, नहीं नहीं बोलो, हाँ नहीं 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 बोल दो। गवर्नमेंट खाली है, मोदी जी बोलते कुछ मिल नहीं रहा था, चलो बजट बनाते हैं। ऐसे ही है ना। तो फिर क्यों बनाती है बोलो गवर्नमेंट बजट? पहले ये बोलो कि 6 रीजन होते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव है? 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या करने के लिए? गवर्नमेंट बजट बनाने के 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला रीजन बोलो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट बजट बनाएगी तो इससे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, रीएलोकेट हो जाएंगे। जो एलोकेट हो रखे थे वो रीएलोकेट हो जाएंगे। दूसरा रीजन बोलो, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखो एक्शन के साथ भी करने का। पहले वाला क्या था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ का ये वाला एक्शन हो गया। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट क्या कराती है, मैनेज कराती है कि, सॉरी एक रह गया बीच में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वो जो फ्लक्चुएशंस आ रहे, क्या आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उनको स्टेबल करने का काम करती है। क्या करती है? स्टेबल करने का काम करती है। चौथा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक
एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को स्मूथली क्या कराती है, रन कराती है। बात समझिए। पांचवा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। और छठा क्या हो गया, रिड्यूसिंग, उसका वापस से वही वाला एक्शन है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। लेकिन ये वो तो गैप है इनकम का जो पहले वाला था, ये गैप किसका है, एरिया का और डेवलपमेंट का। बात समझ में आ रही है। वंस अगेन सारे बच्चे बोलो बैक टू बैक चिपक के 6 हेडिंग बोलो मेरे को कि क्यों गवर्नमेंट बजट बनाती है। उसके बाद फिर आज की क्लास हम क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। बोलो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तीसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पांचवा, इकोनॉमिक ग्रोथ। और छठा, हाँ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में 2 हेडिंग होती है, पहली टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज, और दूसरी डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इतनी बात समझ में आती है। और बच्चों अगर ऐसा हुआ तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो लगभग 4 नंबर आप क्या कर लोगे, सिक्योर कर लोगे। बात समझ में आ रही है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतने करेंगे। कल हम एक इसमें नया टॉपिक चालू करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। थैंक यू वेरी मच।